अस्सलाम वालेकुम। डी स्टूडेंट्स, नवी सादरी हियर। ये स्टूडेंट्स, आपके सामने डेली न्यूज़ एनालिसिस 17 अप्रैल 2024 का आज हम रखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इससे पहले हम डॉन एडिटोरियल्स को डेली एनालाइज किया करते थे। लेकिन अब हमने थोड़ा सा उसको एक्सपेंड किया है स्टूडेंट्स की डिमांड पे, कि सिर्फ डॉन एडिटोरियल चूंकि सब एरियाज को कवर नहीं करते, तो हमारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि आपके वो एडिटोरियल्स वाले लेक्चर सुनने के बाद भी हमें बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनके बारे में फर्दर नॉलेज हमें लेना पड़ता है, तो आप इसको थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब हम इसको डेली डॉन एनालिसिस, डेली न्यूज़ एनालिसिस के नाम से आप लोगों के सामने ला रहे हैं। ये एक डेली एक्टिविटी होगी जिसमें कि डेली हम डिफरेंट टाइप की न्यूज़, आगे उनकी फर्दर जो कैटेगरीज हैं वो फर्दर आपके सामने मैं बताता हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे। लेकिन इसके अलावा ये तो डेली बेसिस पे है, बट इसके अलावा कुछ वीकली बेसिस पे भी कुछ चीजें हैं जिसमें हम आर्टिकल्स ऑफ द वीक, जो पूरे वीक में डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में जो अच्छे आर्टिकल्स होंगे, जो हमारे जनरल ऑडियंस के लिए भी इंपॉर्टेंस रखते होंगे और जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, अ, वो हम लेके आएंगे। फिर उसके बाद लैंग्वेज बूस्टर्स, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो राइटिंग में हमें अच्छी राइटिंग के लिए अच्छी वोकेबलरी चाहिए होती है। तो न्यूज़पेपर से ली गई ऐसी अच्छी वोकेबलरी जिसमें इडियम्स हैं, आई कैचिंग फ्रेजेस हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं, वो हम आप लोगों के सामने लाएंगे वीकली बेसिस पे। तो वो लैंग्वेज बूस्टर्स के नाम से वो वीकली बेसिस पे एक्टिविटी होगी। फिर उसके बाद एक और सीरीज है कि जिसमें हम इश्यूज इन फोकस, मतलब ऐसे इश्यूज कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं हमारे नेशनल लेवल पे या ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे, जो हमारे डेली न्यूज एनालिसिस में थोड़ा बहुत टच उनका होगा या कभी नहीं भी होगा, लेकिन ऐसे इश्यूज जो रिसर्च बेस्ड इश्यूज हैं वो भी हमारी कोशिश होगी कि हम एटलीस्ट दो ऐसे इश्यूज आपके लिए हर वीक में लेके आए, ताकि आपको हमारी इन वीडियोस की जो सीरीज हैं उनके बाद किसी भी और चीज की जरूरत ना रहे, और करंट अफेयर्स का जो सारा आपका CSS या PMS या और कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए जो आपका जो पूरा मटेरियल है करंट अफेयर्स का और जनरल नॉलेज का, वो आपका यहाँ से कवर हो जाए। और प्लस लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग स्किल्स और फर्दर राइटिंग स्किल्स के लिए भी इतनी अच्छी चीजें आपको मिल जाएं कि आपका इंग्लिश का भी बहुत सारा पोर्शन इसमें कवर हो जाए। वो हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह। इसमें आप लोगों की तरफ से कमेंट्स और आप लोगों की तरफ से सपोर्ट जो है वो हमेशा हमें चाहिए होगी। आप हमारे चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का 17 अप्रैल 2024 डेली न्यूज एनालिसिस, जिसमें कि हम इसकी कैटेगरीज कुछ इस तरह से थ्री पार्ट्स में करेंगे। डेवलपिंग स्टोरीज होंगी डेली, और डेली न्यूज होंगी, और उसके बाद डॉन एडिटोरियल्स के ऊपर बात होगी। डेवलपिंग स्टोरीज स्टूडेंट्स वो होंगी कि जो करंट इश्यूज चल रहे होंगे इंटरनल हमारे लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उनके बारे में कुछ न्यू जो है वो पीस ऑफ न्यूज आगे से आगे डेली आता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। डेवलपिंग स्टोरीज में सबसे पहले हम आते हैं पैलेस्टाइन पे। तो पैलेस्टाइन इशू जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है, उस हवाले से सऊदी फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया। प्रिंस फैसल बिन फरहान उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसको उन्होंने तारीफ की। और उन्होंने साथ ही ये बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों चाहते हैं कि गजा में सीज फायर हो, जंग बंद हो जाए, और इसका बहुत ज्यादा फायदा मुस्लिम वर्ल्ड को और ओवरऑल पूरी दुनिया को होगा। अच्छा, अब इसमें इनवर्डली असल में ये बात ये है कि हम ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, उनका ये जो दौरा है पाकिस्तान का, ये देखने को जाहिरी तौर पर तो यही लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं कि सऊदी अरेबिया $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने जा रहा है, उसके लिए एक रोड मैप बनाने के लिए ये वाली जो ये वाला विजिट है। लेकिन असल में ईरान ने जो अटैक किया है इसराइल के ऊपर, उसमें सऊदी अरेबिया भी खुल के सामने नहीं आया कि वो किसके साथ है। ठीक है, तो वो अचानक से ये जो दौरा पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, ये सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के सर्कल्स हैं उनमें क्या फीलिंग पाई जाती है। क्या वो ईरान का बस चुप करके साथ देंगे या कि जरा फोर्सफुली साथ देंगे, ये आइडिया लेना इस वक्त इसका मकसद है। और आप ये देखेंगे आगे चल के कि इसके बारे में कुछ ना कुछ बातें निकलें। ठीक है, तो इसलिए ये बात बड़ी गौर करने वाली है कि कि ये जो विजिट है ये एक इंपॉर्टेंट विजिट है, और इसमें पाकिस्तान को इंटरनली कोई ना कोई मैसेज भी दिया गया होगा। और वो मैसेज सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है और इनडायरेक्टली वो अमेरिका की तरफ से भी हो सकता है। इसके बाद आगे है जी सेकंड इसका जो न्यूज है,
पैलेस्टाइन इशू के हवाले से, वो इसराइल की ये स्टेटमेंट कि वो ईरान के ऊपर जो मेरा मिसाइल अटैक ईरान ने किए हैं, हालांकि इसराइल का कोई नुकसान नहीं उसने हुआ, लेकिन वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, वो रिस्पॉन्ड करेगा तो जाहिर है कि इलाके में, पूरी दुनिया में फिर एक टेंशन पैदा हो रही है। प्रेसिडेंट पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अर्दोगान जो कि टर्की के हैं, उन्होंने दोनों पार्टी से कहा है कि रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, सब्र का मुजाहरा करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें, सोच समझ के फैसले लें, जज्बात में आकर कोई फैसले ना लें। और इस बात पे यूएस ने कहा है कि अगर ईरान इस हवाले से कोई फर्दर इकदाम करता है तो यूएस ईरान के ऊपर फर्दर सैंक्शंस लगा देगा, फर्दर मजीद पाबंदियां लगा देगा। कल सदर्न लबनान में हिजबुल्ला लीडर को मार दिया इसराइल ने। और इसराइल ने इसके ऊपर जो है वो अपना क्लेम भी किया है कि वो इसराइल ने मारा है, और ये साउथ लेबनान का एरिया जो कि इसराइल के साथ टच है उसमें। लेबनान का असल में हिजबुल्ला एक जमात है जो कि इसराइल के साथ हमेशा से इश्यूज में रहती है। इसराइल असल में पैलेस्टाइन की जमीन के ऊपर तो उसने कब्जा किया है ना, पैलेस्टाइन का तो वो चले, वो तो एक इंटरनल उनका इशू है एक तरह से। लेकिन इसराइल लेबनान के साथ और सीरिया के साथ कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स डाले रखता है, और ये इश्यूज भी इनका है। कुछ एरिया लेबनान का भी इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, और कुछ एरिया सीरिया का भी कब्जा किया हुआ है, और इवन कुछ एरिया इजिप्ट का भी है, जिसकी वजह से उनके इश्यूज जो हैं वो नेबरिंग कंट्रीज के साथ इसराइल के चलते ही रहते हैं। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं, तो इसराइल ने जो नॉर्दर्न गजा का पार्ट है, ये मैप आपके सामने शो हो रहा है, जिसमें कि ये जो ये पार्ट नॉर्दर्न गजा का है, और नीचे को आते जाएंगे तो ये सदर्न गजा का पार्ट है। असल में इसराइल ने ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये जबेलिया और अल मुदस्सिर, वादी साइका, ये वो एरिया है जहां से इसराइल ने अटैक स्टार्ट किए थे, और आहिस्ता आहिस्ता ये वाला वो जो नीचे को आ रहा है, और ये रफा रफा वाला जो एरिया है यहाँ पे आके वो ये सारा जो है ना वो अब अटैक्स कर रहा है। अच्छा, अब चूंकि उधर नॉर्दर्न पार्ट पे गजा में अटैक्स खत्म हो गए थे, तो इसलिए लोग वापस पलटना शुरू हो गए अपने घरों को, बेचारे लुटे पुटे लोग जो थे वो वापस अपने घरों को जाना शुरू हो गए। और कि चलें, जो भी कोई महफूज घर है, छोटा मोटा जो भी उनके रहने की है जगह, वहां पे वैसे तो बहुत कुछ तबाह हो गया। मोर देन 60-70% जो बिल्डिंग्स है वो तबाह हो गई। लेकिन अगर कुछ बचा है तो वो कोई लोग वापस पलटना शुरू हो गए थे अपने घरों को या अपने इलाकों को। लेकिन इसराइल ने दोबारा से फिर नॉर्दर्न साइड पे अटैक शुरू कर दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म ही है। तो बहरहाल इशू चल रहा है। और उससे रिलेटेड एक और इशू भी है आज की न्यूज में, कि ईरान ने एक पोर्टुगीज शिप है, पोर्टुगीज कंटेनर शिप है, जो जा रहा था, एमएससी एरीज उसका नाम है, ईरान ने उसको कब्जे में ले लिया कि वो उसकी समुद्री हदूद में आ गया। अब ईरान उसको भी लिंक कर रहा है इसराइल के साथ कि ये इसराइल ने भेजा है, या इसराइल का इसके साथ कोई रिलेशन है, या कोई अ, उसका में उसमें कोई ना कोई इसराइल की स्पाई एक्टिविटी है या कुछ ऐसा है। ईरान उसके ऊपर बहुत शक कर रहा है, इसलिए उन्होंने उस शिप को पकड़ लिया है। और चूंकि उसके ऊपर पाकिस्तानी भी कुछ हमला था, तो इसलिए ईरान ने ये कहा है कि वो जो वो हमला है, पाकिस्तानी हमला है, उसको रिलीज कर दें। तो इस तरह से डियर ऑडियंस, ये पैलेस्टाइन का इशू जो है उसके ऊपर हमने बात अपनी कंप्लीट की। अब हम आते हैं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे। तो आज की न्यूज़ में पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में एक बड़ी न्यूज़ ये है कि पीएमएलएन, जो कि अब गवर्निंग पार्टी है सेंटर में भी और पंजाब में भी, उसकी दो जो जीती हुई सीट्स हैं, जो बकौल उनके फॉर्म 47 के मुताबिक उन्होंने जीती थी, वो उनके केस सुने गए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए वो दो सीट्स जो हैं वो उनकी वापस एक तरह से कर दी हैं पीटीआई को, जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये आइडिया तो होगा कि ये जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाली जो जंग चल रही है, इसमें फॉर्म 45 की बेस पे फॉर्म 47 बनता है। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट बैक्ड पार्टीज हैं, पीएमएलएन है, या पीपल्स पार्टी है, या जो दूसरी पार्टीज हैं एमकेएम वगैरह, उनको जितवाने के लिए फॉर्म 47 अलग से बना दिए गए, और फॉर्म 45 की बेस पे ही नहीं है वो। अच्छा, अब जो हारने वाले कैंडिडेट्स हैं वो अदालतों में गए हुए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं कि हमारी बात सुनी जाए और हमारे फॉर्म 47 देखे जाएं, और इन फॉर्म 47 की बेस पे हमें हमारी जीत जो है वो डिक्लेयर की जाए, लेकिन उनके ऊपर कोई हियरिंग ही नहीं हो रही। तो इस तरह से ये अभी
गुमगू की कैफियत चल रही है। लेकिन बहरहाल ये जो दो केसेस हैं, ये इनका फैसला किया गया है NA81 गुजरांवाला का, जिसमें बिलाल एजाज को जो है वो विक्टोरियस डिक्लेयर किया गया है अजहर कयूम नारा की बेस पे की जगह पे। और NA154 में लोधरा, वहां से राना फराज नून जो है उनको विक्टोरियस डिक्लेयर कर दिया गया है अब्दुल रहमान कांजू की जगह पे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनल लेवल पे। और उसके बाद ये है कि PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसने बहुत सारे URLs ब्लॉक किए हैं, ये बताया है सिंध हाई कोर्ट में PTA ने। और ये बताया है कि 1.25 मिलियन URL जो है वो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट रखते थे, इसलिए मतलब उन वेबसाइट्स को कह लें, या कोई भी ब्लॉग्स हैं, या कोई भी वीलॉग्स हैं, या किसी भी तरह के कोई भी कंटेंट है जो सोशल मीडिया पे पड़ा था जो कि ऑब्जेक्शनेबल था, उनके URL को ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक करने का मतलब क्या है कि उनको ब्लॉक कर दिया गया, वो पाकिस्तान में देखे नहीं जा सकते। इंटरनल पॉलिटिक्स के बाद अब हम आते हैं फ्लडिंग रेन्स की तरफ। तो पाकिस्तान और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें बहुत सीवियर रेन्स कुछ एरियाज में हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी हो रहा है। बलूचिस्तान में पिछले 3 दिनों में सीवियर रेन्स आई और 10 लोग जो हैं वो अ, उनकी डेथ हो गई। लेकिन अभी भी महकमा मौसमियात वाले कह रहे हैं कि और रेन्स भी आएंगी। और इसी तरह से मिडल ईस्ट में भी, UAE में भी हैवी फ्लड्स हैं रेन्स की वजह से, ओमान में भी हैवी फ्लड्स हैं रेन की वजह से। और इवन ओमान में तो 18 लोग जो है वो मारे, 18 पीपल डाइड। इसके बाद हम चलते हैं IMF और पाकिस्तान की जो डिस्कशंस चल रही हैं, एक पैकेज के हवाले से, बेल आउट पैकेज के हवाले से। दूसरे लफ्जों में, जो पाकिस्तान कर्ज लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है IMF से, उसके हवाले से हमारे फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब आजकल अमेरिका के दौरे पे हैं, जहां वाशिंगटन में वो IMF के हाई अप्स जो हैं उनके उनके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि हमारी जो अ, इसकी जो डिस्कशंस हैं वो सेकेंड वीक ऑफ मई में फ्रूट उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा और फर्दर प्रोग्रेस उसके ऊपर होगी। और साथ ही उन्होंने ये कहा है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि पाकिस्तान US और चाइना से एक तरह के एक मुतवाजन किस्म के ताल्लुकात रखना चाहता है। ऑडियंस, डियर ऑडियंस, ये बात बड़ी नोट करने वाली है। अमेरिका में बैठ के ये बयान देना, ये जरा आप मेरी डिस्कशन में जरा ये इंटरनल बातें भी ध्यान में रखा करें कि अमेरिका में बैठ के हमारे फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान देना कि हम चाइना से भी इक्वल ताल्लुक रखना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेट होता है पाकिस्तान की तरफ से। ये इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक टूल्स। ये डिप्लोमेटिक टूल्स होते हैं, ये प्रेशर बढ़ाने के लिए होते हैं। मतलब दूसरे लफ्जों में, कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि हम अमेरिका के साथ साथ चाइना के साथ भी इक्वल ताल्लुकात रखना चाहते हैं, जिससे कि US के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा। और वो आईएमएफ को वो प्रेशराइज करेगा, IMF को एम्फेसाइज करेगा, उसके ऊपर IMF को जोर देगा कि पाकिस्तान को लोन दिया जाए। और ये साथ ही स्टेटमेंट आ भी गई है कि US का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उसी उसके कुछ टाइम के बाद ही फिर उसने भी, जो US का स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में ये बता दिया कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए जो IMF का लोन है उसको सपोर्ट करता है। तो ये प्रेशर टेक्निक्स होता है, माइंड गेम होती है, अच्छी माइंड गेम की है। इसके बाद हम इंडियन इलेक्शन की तरफ आते हैं। इंडिया की इस वक्त जो सबसे बड़ी न्यूज है वो इंडियन इलेक्शन, जो कि अप्रैल टू जून इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं। तो 1.5 महीने का ये पूरा प्रोसेस होगा और 20 जून के करीब जाके उनका रिजल्ट अनाउंस होगा। और अगर अभी आने वाला जो कुछ दिन है, 18 अप्रैल से उनके इलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, इंडियन इलेक्शन। और उस हवाले से इंडिया में बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स हो रही हैं कि जिसका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन इलेक्शन से है। अब जाहिर है कि पाकिस्तान से रिलेटेड जो बातें यहाँ पे की जा सकती हैं, वो इंडियन इलेक्शन या उससे रिलेटेड कोई भी बातें जो हमारे रिलेटेड है, वो हम जरूर हमारी अपनी इस न्यूज एनालिसिस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो 29 मॉइस्ट किट बाय इंडियन फोर्सेस इन छत्तीसगढ़, और उनमें शंकर राव, जिसकी हेड मनी, जिसके सर की कीमत जो है वो 3 लाख US डॉलर रखी गई थी, वो भी उनमें शामिल था। अब यहाँ ये बात ध्यान में रखने वाली है कि ये जो स्ट्रगल है ना, ये 1967 से चल रही है, 1967 से, 1967 से ये स्ट्रगल चल रही है। सिक्किम में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुरा, ये वो जो एरियाज हैं जो चाइनीज बॉर्डर के साथ लगते हैं, इंडिया के वो हिस्से, नागालैंड, इन सब एरियाज में ये स्ट्रगल चल रही है कि ये जो इंडियन अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, वो अपना कोई ना कोई ऐसी गुरीला वारफेयर जो है ना उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। लेकिन अब जरा गौर करें कि पिछले
कुछ अरसे में। अभी लास्ट वीक में एक न्यूज आई, गार्डियन की एक रिपोर्ट आई कि इंडिया ने पाकिस्तान में घुस के 20 बंदों को मार दिया। अब वो 20 बंदों को पाकिस्तान में घुस के मारा है या नहीं मारा, लेकिन गार्डियन में एक रिपोर्ट शाये करवाई गई इंडिया की तरफ से। जो मेरी परसेप्शन है वो ये है कि इंडिया की तरफ से वो शाये करवाई गई ताकि इंडिया के अंदर जो इंडियन अवाम है, इंडियन मैसेज हैं, उनके अंदर ये एक मैसेज जाए कि इंडिया की गवर्नमेंट पाकिस्तान को टारगेट कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान दुश्मनी इंडिया में बिकती है, इसलिए हर इंडियन इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसमें पाकिस्तान दुश्मनी की बेस पे बहुत सारे वोट इंडियन जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो लेना चाहती है। और ऐसा ही ये हो रहा है। तो अब ये है कि अब ये देखें, मतलब तहरीक तो 1967 से चल रही है, लेकिन एन और ये मायस जो रेबेल्स हैं उनके इंडिया में, उनके लिए उनकी तरफ कोई भी टारगेट नहीं था, कोई उनका ध्यान नहीं था। लेकिन अब अचानक से कल जो है वो 29 मायस को मार दिया, सिर्फ इसलिए कि जहां जहां इंडिया के दुश्मन हैं उनको टारगेट दिया जा रहा है ताकि वो हमदर्दी का वोट दिया जा सके। मोदी की तरफ से ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। और ये जो भी इंडियन गवर्नमेंट होती है ना, ये उसका हर इंडियन इलेक्शन से पहले इसी तरह का काम चलते हैं। ये आप एक इंडियन जो स्ट्रेटजी है ये जहन में रखें। अच्छा, इसके बाद अब डेली न्यूज की तरफ आते हैं। तो ऑडियंस, डेली न्यूज का मतलब ये है कि ये ऐसी चीजें हैं जो अचानक से खबरें आती हैं, एक दो दिन तक जिनका असर रहता है लेकिन बाद में खत्म हो जाता है। ये इसलिए डेवलपिंग स्टोरीज में मैंने शामिल नहीं। तो डेवलपिंग स्टोरीज वो होती है जिनके बारे में डेली या एक दिन छोड़ के कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है, तो वो फिर उसमें शामिल किया जाएगा। डेली न्यूज में आप देखिए कि ये डिस्कवर हुआ है कि मिल्की वे में एक ब्लैक होल, जो सबसे बड़ा ब्लैक होल है अब तक की डिस्कवरीज का, वो फाइंड आउट कर दिया गया है, जो सूरज से भी 33 गुना बड़ा है, 33 टाइम्स बिगर देन सन है। और जिसका नाम गाया BH3 रखा गया है। इस हवाले से आपको फिलहाल इतनी ही इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये मिल्की वे और ब्लैक होल, इसके हवाले से मैं एक डिटेल रिसर्च जो वीलॉग है वो भी इंशाल्लाह करूंगा, जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरी न्यूज है जी हेपेटाइटिस सी के हवाले से, पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन कि हेपेटाइटिस सी की जो इन्फेक्शन है पाकिस्तान उनमें टॉप कर गया है। डब्ल्यू एच ओ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट आई है 2024 की, जो पिछले सारे 2023 के डेटा के ऊपर बेस करती है, उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में 8.8 मिलियन हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं, यानी कि 80 लाख। थोड़ी तादाद नहीं है, 80 लाख हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं, जो कि न्यू केसेस जितने भी आए हैं उनका 44% बनते हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के न्यू केसेस का 44% बनते हैं। और ये ज्यादातर जो है इनमें अनसेफ इंजेक्शन की वजह से है। ये इंजेक्शन प्रॉपरली नहीं जो है ना उसको साफ सुथरे लगे, इंजेक्शन नहीं लगे, लोगों को इंजेक्शन की वजह से जरासीम दूसरे लोगों के अंदर चले गए। तो ये एक मेन रीजन है, हमारे लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई ना कोई डॉन का एडिटोरियल भी आएगा। अब हम चलते हैं डॉन एडिटोरियल्स की तरफ। आज के डॉन एडिटोरियल्स तीन हैं। सबसे पहले सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका जो विजिट है उसके ऊपर न्यूज आइटम भी मैंने आपको बताई। लेकिन अब हमारा जो डॉन का एडिटर है उसकी आइडियाज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि फैसल बिन फरहान असऊद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदीया के, वो पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं। उनका विजिट, उन्होंने पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उसको रिव्यू किया। और हमारा जो एडिटर है वो ये कहता है कि सऊदी रिलेशन जो है पाकिस्तान के साथ, उनमें काफी अप्स एंड डाउन आते रहे हैं पिछले कुछ एरिया में, स्पेशली पिछले 10 सालों में, जिसमें कि सऊदीज हमारे साथ दो टाइम्स पे जरा ज्यादा नाराज हुए थे। एक टाइम था जो हाउसीज बागी थे, यमन के जो हाउसीज हैं, हाउसीज बागी जो हैं, उनकी तरफ जो पाकिस्तान ने अपना इंडिफरेंस शो किया था, पाकिस्तान ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की। असल में जो सऊदीया का एरिया यमन के साथ अटैच है, सऊदी यमन बॉर्डर के ऊपर कुछ पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हौसी बोलते हैं, वो हौसी कबाइल है। बेसिकली वो शिया कबाइल है। और उन शिया कबाइल को ईरान की पूरी सपोर्ट हासिल होती है। और वो यमन की गवर्नमेंट के लाइन पे नहीं चलते, उनका एक अपना तरीकाकार होता है। यमन की गवर्नमेंट अक्सर औकात जो है वो सऊदी उसमें चलती है, सऊदी फेवर में चलती है और सऊदी असर में चलती है। और सऊदीया चूंकि अपने इलाके का उसी तरह से, अपने सऊदीया असल में ना दो तरह से चौधरी बनना चाहता है हमेशा से, एक अपने इलाके का मिडल ईस्ट का, और दूसरा ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड का। तो इसलिए जो जो ऐसी कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं,
जो सऊदी लाइन पे नहीं चलते, जो सऊदी सोच पे नहीं चलते, सऊदीया उनसे भी अक्सर नाराज हो जाता है। और जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज सऊदी लाइन और सऊदी सोच पे नहीं चलते, सऊदीया उनके साथ भी अक्सर नाराज हो जाता है। अब इस तरह की सिचुएशन में जब हम आते हैं, तो इस सिचुएशन में फिर पाकिस्तान के साथ भी सऊदीया थोड़ा सा नाराज रहा, क्योंकि हाउसीज जो मौकफ था 2017 में, उसमें पाकिस्तान ने सऊदी मौकफ की हमायत नहीं की और पाकिस्तान साइलेंट रहा। और फिर 2018 या 19 में इमरान खान के दौर में ओआईसी को इमरान खान और डॉक्टर महातीर मोहम्मद मलेशिया का और टर्की का उर्दगान, इन्होंने तीनों ने मिल के ओआईसी इस्लामिक कॉपरेशन की जो तंजीम है उसको जरा अलाइव करने की कोशिश की। आ, लेकिन जो है वो सऊदीया को इसके ऊपर भी एतराज हुआ कि चूंकि सऊदीया जो है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में है, इस वजह से सऊदीया अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से ओआईसी को एक स्लीपिंग मोड में ही रखना चाहता है। बट इन तीनों लीडर्स ने उसको जरा अलाइव करने की कोशिश की। 2018-19 की बात है, उससे नाराज हो गया सऊदीया हमसे कि जी हम एक पैरेलल ओआईसी शायद बनाना चाह रहे हैं जिसमें सऊदीया नहीं है। तो ये एक उसके लिए इकोनॉमिक सिचुएशन थी, इसमें से भी वो हमसे नाराज हुआ। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि सऊदीज का जो मौकफ यमनी हाउसीज के बारे में था, वो बाद में सऊदियों ने भी माना। जो मतलब पाकिस्तान का जो मौकफ था ना कि पाकिस्तान पीछे रहा और जो यमन वाले करते हैं करते रहे, वो उनका इंटरनल मामला है, तो सऊदीया ने इन्वॉल्व करना चाहा पाकिस्तान को और दूसरे कंट्रीज को, और पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो अब सऊदी खुद भी उस बात को मान गए हैं और सऊदी खुद भी उसको यमन का इंटरनल मामला कह कह के साइड पे हो रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा जो डिसीजन था उस वक्त का वो राइट था, वो करेक्ट था। और अब सऊदी भी उसको मानते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेक्स्ट वीक में ईरानियन प्रेसिडेंट जो है ना पाकिस्तान आ रहे हैं गैस पाइपलाइन के हवाले से, और जो ईरान गैस पाइपलाइन है उस हवाले से कुछ फर्दर प्रोसीडिंग्स होने का इम्कान है। तो वो जो उनके मिनिस्टर आ रहे हैं, सॉरी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वो प्रेसिडेंट का आना और साथ इधर सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का आना, ये इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों अंदर से ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के मुखालिफ ही हैं अभी तक। हालांकि चाइना ने कोशिश की है कि उनकी जो मुखालफत है एक दूसरे के साथ काफी कम हो, लेकिन चूंकि अमेरिका ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मुखालिफ है, तो इसी तरह से अंदर खाते सऊदी अरेबिया भी ईरान गैस पाइपलाइन का मुखालिफ है। तो ईरान गैस पाइपलाइन में चूंकि पाकिस्तान आगे बढ़ना चाह रहा है, तो इसलिए अब सऊदीया कुछ पाकिस्तान के ऊपर कुछ अरसा मेहरबान इस तरह से होगा कि इन्वेस्टमेंट भी आएगी कुछ थोड़ी बहुत, और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान को ईरान गैस पाइपलाइन से पीछे रखा जाए, या अगर बिल्कुल ये प्रोजेक्ट बंद नहीं हो सकता तो इसको काफी स्लो कर दिया जाए कि उसका उतना फायदा ना हो। ठीक है, इस तरह से ये चीज की इंपॉर्टेंस है कि अचानक से ये जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का दौरा हुआ है, ये इस मामले में भी इन्फ्लुएंस करने की पाकिस्तान को कोशिश है। तो इसलिए अब देखें, पाकिस्तान ने एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट किया है। अब देखेंगे कितना बैलेंसिंग होता है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितना इसको सस्टेन कर पाती है। लेट्स सी। जी, तो सेकंड है जी धरना इंक्वायरी। 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का फैजाबाद का धरना हुआ था, उसके ऊपर रिपोर्ट आई है जो जो अदालत में सबमिट की गई है, जिसमें ये बताया गया है। असल में तो ये रिपोर्ट क्या है, आप लोगों को बैकग्राउंड इसका पता होना चाहिए। ये रिपोर्ट इसलिए है क्योंकि आईएसआई और रेंजर्स जो हैं पाकिस्तान के दो बड़े इदारे, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व समझे गए हैं इस धरने में। कि ये धरना जो है ये हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके कहने पे हुआ या उनके कहने पे नहीं भी हुआ, तो उसको खत्म कराने में एजेंसीज का किरदार था। क्योंकि लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें एजेंसीज के लोग जो है वो टीएलपी के लोगों को कुछ पैसे दे रहे हैं, सबको पैसे बांट रहे हैं। और वो जाहिर है पैसे इसीलिए बांट रहे हैं कि पैसे लें और जाएं, कि जो काम आपको कहा गया था वो आपने कर दिया, अब आप अपना रिवॉर्ड लें और जाएं। तो अब उस वजह से ये धरना केस एक पाकिस्तान की तारीख का एक डिफरेंट टाइप का केस है। 2017 से भी जब भी, असल में बात पता क्या है, जब भी आईएसआई और फौज के ऊपर दबाव बढ़ाना होता है ना, तो धरना केस की बात कर दी जाती है, धरना इंक्वायरी की बात की कर दी जाती है, धरना इन्वेस्टिगेशन की बात कर दी जाती है। हालांकि धरने और भी हुए हैं, लेकिन ये 2017 में ये जो हुआ है, इसमें इस तरह से ये बात कर दी जाती है, और ये आगे फ्यूचर में भी होती रहेगी इस तरह की बातें। बहरहाल रिपोर्ट बड़ी बड़ी बैलेंसिंग से रिपोर्ट आई है, और उसने ये रिपोर्ट ने कहा है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी वर्किंग के ऊपर बहुत ज्यादा कानून साजी की जरूरत है और वो होनी चाहिए। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मिस हैंडलिंग इस धरना की हुई है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो उस वक्त की थी उसकी तरफ से हुई है। डीजी रेंजर्स और डीजी आईएसआई वगैरह जो है ना, वो इसके ऊपर उनका कोई कसूर नहीं है, वो बिल्कुल उनको स्कॉट फ्री कह दिया गया है।
उनका जो है ना उनको बरी जिम्मा करार दे दिया गया है इस रिपोर्ट में। और कहा गया है कि जो रूटीन के केसेस हैं, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कल्प्रिट्स हैं, उनके ऊपर रूटीन के केसेस जो है वो बनने चाहिए, और जो जो किसी ने गलत किया है उसके ऊपर उसको सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद तीसरा जो हमारा एडिटोरियल है वो है जी फ्यूचर एनर्जी के हवाले से। बेसिकली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक मीटिंग चेयर की जिसमें पाकिस्तान के जो ऑयल बिल्स है, पाकिस्तान चूंकि बाहर से ही सारा ऑयल खरीदता है, इंपोर्ट करता है, तो हमारे जो ऑयल बिल्स हैं वो $27 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ी अमाउंट है। तो उसको कम करने के लिए फिर कुछ स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, और उस स्ट्रेटजी में दो बातें दो बातें हैं। एक तो एक तो ये है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाया जाए, और जो पेट्रोल से बिजली हम पैदा करते हैं उसको कम किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो लोकल कोल है, हमारा जो लोकल कोयला है, उसको इस्तेमाल किया जाए बिजली बनाने में। तो उसके लिए रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं वो सोलर और विंड और हाइडल पावर वगैरह, ये सारे जो है ये यूज किए जाए। और फिर उसके बाद एक्शन लिया जाए पावर थेफ्ट के ऊपर। ये न्यूज़पेपर का एनालिसिस है। न्यूज़पेपर कहता है कि सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ही नहीं, असल में बात पता है क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है उसमें तो सिर्फ इतनी बात की गई है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, जो कि सोलर विंड और हाइडल पावर। लेकिन अब न्यूज़पेपर आगे कहता है कि हमें लोकल कोल के ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें जो बिजली की चोरी है, पावर थेफ्ट है, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ताकि हमारी जो एनर्जी की कंजम्पशन है उसको रेगुलेट किया जा सके प्रॉपरली। और इसके लिए फिर गवर्नमेंट की तरफ से अनवेवरिंग कमिटमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पावर थेफ्ट में इन्वॉल्व हैं। तो वो बिजली की चोरी कैसे रुकने देंगे? उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आएगी। गवर्नमेंट ही में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उनके मालिक हैं, आईपीपीज हैं, वो गवर्नमेंट से ही तेल लेते हैं, गवर्नमेंट ही की बिजली बनाते हैं। तो वो क्या ये होने देंगे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाएं और उनका बिजनेस बंद हो? तो इसलिए न्यूज़पेपर ने कहा है कि इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की कमिटमेंट चाहिए। छोटी मोटी कमिटमेंट से ये बात नहीं बनेगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो एनालिसिस है वो अपने इख्तिताम पे जाता है। अगले एनालिसिस के साथ कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।